एक समय की बात है। एक गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है ना सोना चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज को अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से ना बच पाए। रुपए पैसे की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी ना रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और इसके कुछ दिनों बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब वह खत्म हो गई थी। वे थक कर चूर हो गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान नजर आने लगे। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, वो ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा थे। बिल्कुल सही है, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज को तलाश रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है ना? मंझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने यह सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह से वह उन्हें सीधा देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास पहुंचाकर वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था और उसके लिए मैंने मेरी बीवी और छोटे से बच्चे को एक बड़े से ऊंट के ऊपर बिठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है।
और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात पूरी कह चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि ऊंट बहुत बड़ा है और काना है और उस पर एक औरत और बच्चे सवार हैं। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया, तो जरूर उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ पर लेकर आओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। बादशाह तीनों भाइयों को धमकाते हुए चिल्लाया, चोरों, फौरन बताओ, फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ पर गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इसका ऊंट कभी देखा भी नहीं। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट को बिल्कुल सही तौर पर बयान किया। अब तुम यह कहने की जरूरत कैसे करते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? बादशाह, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। भाइयों ने जवाब दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी नजर से चूकने नहीं देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत ही वक्त लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। बादशाह बोला, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत ही जल्दी वह दो नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके, और खुद नौकर एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहाँ से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। तभी मंझला भाई बोल पड़ा, उसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई ने जोड़ा, हाँ, उसमें अनार है और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद ना रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ना था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट गुम गया है और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता।
मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चर ली थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। तुम में से ये अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे और एक औरत सवार थी? सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे रेत पर जूतों के निशान दिखाई पड़े, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिसे मुझे मालूम चला कि ये जूते के निशान औरत के हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा। बादशाह बोला, मगर तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बागीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने ये कैसे पता चला लिया कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बागीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद भी देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बागीचे में लगे अनारों में से सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीजों के नजरिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अकल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, वे अब बहुत सी धन दौलत के मालिक थे। वे वापस अपने गांव पहुंचे और एक अच्छा जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में शीतल नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका शीतल था, परंतु स्वभाव से वो बिल्कुल ही उल्टा, यानी बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा मोल लेना उसकी आदत थी। वह बड़ा ही अड़ियल किस्म का आदमी था, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव से बहुत ही परेशान थे। शीतल को लोग अक्सर शीतू कहकर बुलाते थे। शीतू की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, परंतु शीतू पर इन बातों का कोई असर ना होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, बल्कि लोग ही उससे उलझ जाते हैं। शीतू ने एक गधा पाल रखा था। वह अक्सर उस गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता। बाजार से सामान लाना हो या फसल काट कर ले जानी हो, वो सब कामों में अपने गधे का इस्तेमाल करता था। शीतू के गांव के लोग भी उसके इस अड़ियल और गुस्सैल स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो भी शीतू से परेशान ही रहते थे। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में शीतू दिखाई पड़ जाता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता कि कहीं बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरी दुनिया में शीतू का कोई मित्र ना था। वह चाहे तो सबसे झगड़ा करता था, परंतु अपने गधे से बहुत ही प्यार करता था। वह उसे प्यार से नहलाता धुलाता, चारा खिलाता। अपने गधे पर वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। शीतू के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था, जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन की बात है, कुछ छोटे बच्चे उसके आंगन में लगे पेड़ से शहतूत तोड़कर खाने लगे। शीतू ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसने बच्चों पर धावा बोल दिया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, परंतु एक छोटा बच्चा शीतू की पकड़ में आ गया। शीतू ने उस बच्चे की पिटाई कर दी।
बच्चे ने ये बात रोते रोते अपने घर पर बताई और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना ठीक नहीं है, परंतु किसी ने भी शीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतू को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि क्यों ना किसी पेड़ के नीचे गधे को बांध दूं और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। शीतू गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां पहले से ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़े का मालिक पास ही खड़ा था। शीतू को ये जगह ठीक लगी और वह भी उसी पेड़ के साथ अपना गधा बांधने लगा। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो, मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे के मालिक शीतू ने कहा, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। शीतू अपनी बात पर अड़ गया। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होगे। चेतावनी देने के बाद भी शीतू नहीं माना और गधे को उस पेड़ पर ही बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लाते मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लाते मार मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक यानी शीतू वहां पर आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे यह तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया, अब मुझे मेरा गधा ला कर दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देखकर रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए। राज दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक शीतू ने कहा, महाराज मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी ही हैरानी से शीतू को देख रहा था कि उसने पूरी बात तो बताई ही नहीं, परंतु वह शांत रहा और कुछ ना बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच है? बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे और गूंगे हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? यह देखकर शीतू अचानक बोल पड़ा, महाराज यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज क्षमा करें, ये व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे कि यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। इसने अभी खुद आपके सामने बोला कि मैंने इसे कई बार चेतावनी दी थी कि अपने गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु यह नहीं माना। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और बोले, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है और गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु गधे के मालिक ने इसकी बात नहीं मानी और फिर अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने शीतू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेवार हो। बेचारे शीतू को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने प्यारे गधे की जान जाने पर पहली बार शीतू को
अपने अड़ियल और गुस्सैल व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह उस घुड़सवार की बात मानता और अपनी बात पर ना अड़ता और ना ही गुस्सा करता तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। यह शीतू के लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से शीतल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया। आने समय की बात है, काशी के नरेश नारायण सिंह ने अपने पड़ोस के राजा चंद्रसेन पर बिना कारण ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य का विस्तार करना ही इस लड़ाई का कारण था। राजा चंद्रसेन अहिंसा का पुजारी था। उसने सोचा कि युद्ध करने से हजारों आदमी मारे जाएंगे, इसीलिए वह राज्य तथा राजधानी को छोड़कर रात के अंधेरे में वहां से चला गया। उसने सन्यासियों का रूप बनाया और काशी जाकर एक मंदिर में रहने लगा। राजा के साथ उसकी रानी भी थी। रानी पतिव्रता थी। संकट के समय में अपने पति को अकेला छोड़कर वह मायके नहीं गई। साध्वी वेश में राजा के साथ ही रहने लगी। रानी गर्भवती थी। 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका नाम रखा सूर्यसेन। जब सूर्यसेन कुछ बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरिद्वार के एक गुरुकुल में भेज दिया गया। एक दिन काशी नरेश को पता चला कि राजा चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साधु वेश में उसी काशी में रहता है। राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। यह समाचार पाकर उनका पुत्र सूर्यसेन हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए जेल खाने में गया। अपने पुत्र को प्यार करके पिता ने उसे उपदेश दिया और बोले, बेटा, पहली बात, ना अधिक देखना ना थोड़ा देखना। दूसरी बात, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। तीसरी बात, लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। चौथी बात, जवाबी शत्रुता से शत्रुता नहीं मिट सकती। और पांचवी और अंतिम बात, हिंसा, लड़ाई और शत्रुता को प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसके बाद राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी को फांसी दे दी गई। उनका बेटा सूर्यसेन कुछ समय तक जंगलों में भटकता रहा। कुछ समय बीतने पर वह एक जवान युवक बन चुका था। तब राजकुमार सूर्यसेन ने कुछ सोच समझकर काशी नरेश के महावत के यहाँ पर नौकरी कर ली। काशी नरेश को मालूम न था कि राजा चंद्रसेन का कोई पुत्र भी था। सूर्यसेन को मुरली बजाने का बड़ा ही शौक था। वह प्रातः 4 बजे प्रतिदिन उठ जाता और बड़े ही प्रेम से मुरली बजाया करता। एक दिन उसकी मुरली की मधुर आवाज काशी नरेश के कानों में जा पहुंची। राजा ने महावत से पूछा, तुम्हारे घर में मुरली कौन बजाता है? महावत ने कहा, एक आवारा लड़के को मैंने नौकर रख लिया है। हाथियों को पानी पिलाता है, वही मुरली भी बजाता है। काशी नरेश ने जब सूर्यसेन को देखा तो उसकी लंबी कदकाठी और तगड़ा शरीर देखकर उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। सूर्यसेन को कुछ दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद वह राजा का अंगरक्षक बन के अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। एक दिन की बात है, काशी के राजा अपने कुछ साथियों और अपने अंगरक्षक को लेकर जंगल में शिकार खेलने गए। घने जंगल में वह अपने साथियों से पिछुड़ गए। राजा एक घोड़े पर था और उसका अंगरक्षक यानी सूर्यसेन दूसरे घोड़े पर था। काफी थकावट होने के बाद दोनों एक घने वृक्ष की छाया में जा बैठे। राजा को कुछ आलस्य महसूस हुआ। गर्मी के दिन थे ही। राजा वहीं पेड़ के नीचे सो गया, जबकि उसका अंगरक्षक सूर्यसेन जागकर पहरा देने लगा। उसी समय सूर्यसेन को ध्यान आया कि यह वही काशी नरेश है जिसने उसके माता पिता को बिना अपराध के ही फांसी पर लटकवाया था। आज मौका मिला है, क्यों ना अपने माता पिता के खून का बदला इससे चुका लूं। उसकी आंखों में खून उतर आया। प्रतिशोध की ज्वाला छाती में भड़क उठी। उसने मयान से तलवार खींच ली,
परंतु उसी समय पिता का उपदेश उसके दिमाग में आ गया, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। सूर्यसेन ने चुपके से अपनी तलवार मयान में रख ली। वह अपने पिता की कही हुई बात को झुठला ना सका। उसी समय राजा की आंखें खुल गई। बैठकर काशी नरेश ने कहा, बेटा, बड़ा बुरा सपना देखा मैंने। ऐसा मालूम हुआ कि तुम मेरा सिर काटने के लिए अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए हो। सूर्यसेन ने फिर से तलवार खींच ली और बोला, आपका सपना गलत नहीं था। मैं राजा चंद्रसेन का राजकुमार हूँ। आपने बिना अपराध मेरे साधु स्वरूप माता पिता का वध करवाया। मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तक आप अपनी तलवार म्यान से निकालेंगे तब तक तो मैं आपका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। आपके अत्याचार का बदला लेना ही चाहिए। दूसरा कोई उपाय ना देख राजा ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। मैं आज तुम्हारी शरण में हूँ। अगर मैं आपको छोड़ता हूँ तो आप मुझे मरवा डालेंगे। नहीं बेटा, विश्वनाथ बाबा की शपथ, मैं तुमको कोई भी सजा ना दूंगा। इसके बाद दोनों ने हाथ में हाथ पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की शपथ खाई। सूर्यसेन ने अपना सारा भेद खोल दिया। अंत में कहा, मरते समय मेरे पिता ने मुझे जो उपदेश दिया था उसी के कारण आज आपकी जान बच गई। राजा ने प्रश्न किया, वह क्या उपदेश था? सूर्यसेन ने कहा, अधिक ना देखना, ना थोड़ा देखना। हिंसा को कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? सूर्यसेन ने समझाया, अधिक ना देखने का अर्थ है कि हिंसा को अधिक दिनों तक मन में नहीं रखना चाहिए। ना ही थोड़ा देखना का मतलब है कि अपने बंधु या मित्र का जरा भी दोष देखकर उससे सहज ही संबंध मत तोड़ना। अब रहा, हिंसा को प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ प्रत्यक्ष है। यदि मैं आपको प्रतिहिंसा की भावना से मार डालता तो परिणाम यही होता कि आपके पक्ष वाले मुझे मार डालते। आज मेरे पिता के उपदेश ने हम दोनों के प्राण बचा लिए। जवाबी शत्रुता से शत्रुता मिट नहीं सकती। यह सिद्धांत कितना सच्चा है। आपने मेरे जीवन की रक्षा करके महत्वपूर्ण काम किया। मैंने भी आपके जीवन की रक्षा करके कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। बेटा, तूने तो मेरा पाप नाश कर दिया। पुण्य का सूर्य प्रकाशित हो उठा। गदगद कंठ होकर राजा ने लड़के को छाती से लगाया। राजधानी में लौटकर काशी नरेश ने सूर्यसेन का राजपाट उसे लौटा दिया। राजा ने सूर्यसेन के साथ अपनी बेटी का ब्याह करवा दिया। अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वह हिंसा की तलवार नहीं कर सकती थी। हिंसा से दोनों राजवंश डूब जाते। किसी की आत्मा को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाना ही हिंसा है। मिथिला राज्य के रहने वाले गोनू झा, जो जाति से तो ब्राह्मण थे परंतु खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। उन्हीं के गांव में घुरिया नाम का एक आदमी था। असल में घुरिया एक चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का आदमी था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही माहिर था। गांव में बरसात नहीं हुई तो खेतों में काम ढीला पड़ गया। लोग भगवान से मनौती करने लगे कि बरसात हो जाए। आखिरकार बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल सा पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर अपनी मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करनी थी ताकि बीज बोया जा सके, परंतु मजदूर तो ढूंढे से ना मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक पैसा मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई की जाए। बारिश के कारण जमीन में तो अभी नमी थी। नमी जाने के बाद मुश्किल बढ़ जाएगी। आखिरकार उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्र के पास पहुंचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े ही प्रसन्न हुए
कैसे याद आई? आवश्यकता आ पड़ी। बिना आवश्यकता के कौन कहाँ जाता है? खेत खोदने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, गोनू झा ने कहा। अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम जरूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, आदेश करो। बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही मेरे लिए सब सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में ये बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाजें आने लगी। इधर चोरों के मुखिया घुरिया ने भी ये अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा को रोक ना पाया। उसने गोनू झा के घर जाकर कुदालों के चलने की आवाजें सुनी। वह गोनू झा के घर जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर में खजाना मिलता है या नहीं। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज आनी बंद हो गई। घर के अंदर गोनू झा की पत्नी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा ने कहा, खजाना ढूंढ रहा हूं। सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हांफती हुई आवाज आई कि मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते, खजाना तो अवश्य ही है, पर कहां पर है? घर में तो नहीं है। पत्नी बोली, हो सकता है खेतों में हो। ये अब बात मेरी समझ में आई। मेरी माँ भी कहती थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल से मैं वहीं पर 20 मजदूर लगा दूंगा। देख लेना, जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब तुम आराम करो, घर तो आपने सारा खोद ही दिया है। ठीक है, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। इधर घर के बाहर छुपा हुआ घुरिया चोर ये सब बातें सुन रहा था। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण अभी खेत नहीं खोद पाएगा, वरना वह खजाना आज ही निकालने के लिए तैयार था। आधी रात हो चुकी थी। घुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया और बोला, आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। गोनू झा खजाना खोद रहा था। मिश्रा जी ने बताया है तो झूठ तो नहीं होगा। गोनू झा बड़ा ही चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहा है। बिना किसी कारण के तो वह घर को खोदने वाला नहीं था। यह बात है, वह बड़ा होशियार आदमी है। उसे घर में खजाना नहीं मिला। वह कल खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करवाएगा। उसकी माँ उसे संकेत करके गई है कि खजाना उसके खेतों में है। गुरु, फिर तो मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर में लाएगा और हम किसी रात को ले उड़ेंगे। तुम मूर्ख हो क्या? घुरिया बोला, हमें आज बल्कि अभी उस खजाने को हड़पना होगा। सभी लोग अपने अपने कुदाल लेकर आ जाओ, मेरे साथ चलो। अभी रात का एक पहर बाकी है। हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जागकर खेतों में पहुंचेगा तब तक हम माल बटोर लेंगे। और उसी समय चोर मंडली अपने अपने घरों से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। सभी चोर मिलकर खुदाई करने लगे। एक ने कहा, तू यहां खोद, तो दूसरे ने कहा, तू वहां खोद। पांव फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर मंडली इतनी मेहनत करके पस्त हो चुकी थी। एक चोर ने कहा, गुरु, कुछ भी हाथ नहीं लगा। घुरिया ने पस्त भाव से कहा, हाँ यार, खजाना तो मिला नहीं, लगता है और ज्यादा गहरा है। तभी एक ने कहा, गुरु चलो यहां से, कोई आ रहा है। घुरिया ने देखा गांव की तरफ से कोई आ रहा था। वह गोनू झा ही होगा, चैन से सोया ना होगा। भागो सब यहां से। थके हारे चोर सब भाग लिए। आने वाला वह आदमी गोनू झा ही थे। उन्होंने चोरों को भागते हुए देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। वह खेतों पर पहुंचे तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया तो वह
हंस हंस कर लोटपोट हो गई कि उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से कैसे काम करा लिया था। असल में खेतों में कोई खजाना नहीं दबा था। गोनू झा ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाकर अपना काम करवा लिया।